हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है, कैंसर के क्या क्या कोजिंग फैक्टर्स है, किस तरीके से कैंसर के क्वेश्चन आते हैं। नीट में सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। बोर्ड के बच्चे भी इससे ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे और अच्छे से आप थियरी को अपने आप से जनरेट कर पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे और अच्छे से लिख भी पाएंगे चीज़ों को। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर को समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक बताता हूँ। 11th क्लास में आपने 11th क्लास में सेल डिवीजन नाम का टॉपिक पढ़ा। उस सेल डिवीजन में आपने बेटा पढ़ा क्या, सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि एक सेल होती है, उस सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में, और उसके बाद में सेल का न्यूक्लियस उससे उस साइटोप्लाज्म में जितने भी पार्ट प्रेजेंट है उन सबको इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है। वो एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है। वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उस सेल की बढ़ती है, उससे क्या होता है धीरे 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 उस साइटोप्लाज्मा कंटेंट बढ़ता है। और जैसे ही साइटोप्लाज्मा कंटेंट बढ़ता है तो सेल का साइज बढ़ता है। सेल का साइज जब बढ़ता है तो वो न्यूक्लियस जो है वो उस पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सभी पार्ट को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है, फिर अच्छे से इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर पाता। और उस केस में न्यूक्लियस को पता लगता है थोड़ा सा कि अब अगर हमने प्रॉपर तरीके से इसे कंट्रोल वे में कंट्रोल नहीं किया तो सेल कहीं ना कहीं एबनॉर्मल फेज में पहुंच जाएगी। और एबनॉर्मल फेज में अगर सेल पहुंच गई तो फिर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और हमारी बॉडी पूरी तरह से पैथोलॉजिकल कंडीशन में पहुंच जाएगी। इसलिए न्यूक्लियस क्या डिसाइड करता है कि अब सेल को डिवाइड कर देना चाहिए। और सेल को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस पहले कैरियोकाइनेसिस करता है, फिर साइटोकाइनेसिस करके दो सेल बना देता है। ये होता है हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड मैनर, और ये हमारी सबकी बॉडी में चलता है जब हम ग्रोइंग फेज में होते हैं। तो ग्रोइंग फेज में जब हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है तो एक पर्टिकुलर मैनर में सेल डिवीजन चल रहा है और वो हमारे पर्पज के लिए कुछ हो रहा है कि हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी बोन्स का यहाँ पे अरेंजमेंट सही से हो रहा है, मसल का अरेंजमेंट हो रहा है, मसल का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ब्रेन सेल का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। तो उस केस में धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी में कंट्रोल मैनर में सेल डिवीजन कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट, जब तक हम ग्रोथ कर रहे होते हैं तब तक। अब देखो, लेकिन कैंसर सेल में थोड़ा सा अजीब है कि वही न्यूक्लियस जो कंट्रोल मैनर में सेल डिवीजन करा रहा था, वही न्यूक्लियस अब क्या करेगा, वही न्यूक्लियस अब उस साइटोप्लाज्म के कंटेंट को इतना ज़्यादा इरिटेट करेगा, इतना ज़्यादा स्टिमुलेशन भेजेगा कि सेल डिवीजन जो पहले एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक फिक्स टाइम में हो रहा था, अब वो अनकंट्रोल्ड वे में इतना सेल डिवीजन होगा, इतना सेल डिवीजन होगा कि पूरी बॉडी की सभी सेल आपस में परेशान होगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी बॉडी। इस वजह से इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में कैंसर से मरने वाले पेशेंट्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखो ध्यान से, कैंसर का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। कैंसर का सिंपल सा मीनिंग होता है रैपिड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड रैपिड सेल डिवीजन आप इसे बोल सकते हैं। उसके बाद में अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। देखो, हमारी बॉडी जब ग्रोथ करती है तो हमारे हाथ का साइज एक फिक्स मैनर में बढ़ता है, जो हमारी बॉडी में लिखे हुए डीएनए की इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि ये हाथ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ये हाथ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, या फिर गर्दन एकदम से बढ़ गई, या फिर बहुत ही ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड मैनर में ग्रोथ होती है। लेकिन कैंसर में कैसी होती है बेटा, अनकंट्रोल्ड या फिर अनकोऑर्डिनेटेड वे में ग्रोथ होती रहती है। यहाँ पे किसके केस में, कैंसर सेल के केस में। अब यहाँ पे पर्पजलेस ग्रोथ होती है। कैंसर में कैसी ग्रोथ होती है बेटा, पर्पजलेस ग्रोथ, मतलब इस सेल डिवीजन का कोई पर्पज नहीं है। हमारी बॉडी की ग्रोथ में कहीं ना कहीं सेल डिवीजन का पर्पज होता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल में क्या फर्क है। नॉर्मल सेल में आपने अभी पढ़ा कि एक हमारी बॉडी में, जैसे मान लो मेरे हाथ में यहाँ से कट लग गया, ऐसे यहाँ से कट लगने से क्या हुआ कि यहाँ से कुछ जगह बन गई और यहाँ की जगह वाली जो भी सेल थी बेटा वो सभी सेल मर गई। अब सभी सेल को रिप्लेस करने के लिए आसपास वाली सेल क्या करेगी, सेल डिवीजन करेगी, और सेल डिवीजन करके इस पूरे पार्ट को पहले जैसा बना देगी। अब पूरे पार्ट को पहले जैसा बनाने का मतलब क्या है कि कंट्रोल्ड मैनर में जितनी सेल मरी थी उतनी सेल वापस रिप्लेस कर दी गई और ये लाइन पूरी तरीके से वापस बन गई। ऐसा होता है कंट्रोल सेल डिवीजन, ऐसा होता है कोऑर्डिनेटेड सेल डिवीजन। लेकिन कैंसर सेल में क्या होगा कि यहां पे मान लो गलती से कट लगा या फिर कुछ किसी भी केमिकल से इरिटेशन हुआ, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, डिवीजन और डिवीजन हो रहा है, और ये मेरा हाथ ऐसे फूल के ऐसे बाहर आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है ना, इसका कोई पर्पज नहीं था, मेरी बॉडी में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, और इस अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सेल में क्या है बेटा, नॉर्मल सेल में जब भी देखो एक सेल को डिवीजन करना है, जैसे ये बीच वाली सेल को डिवीजन करना है, इस सेल को यहाँ से डिवीजन शुरू करना है, तो ये आसपास में 2 सेल बनाएगी, एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, और ये सेल डिवीजन करते 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 इस लाइन में जब ये यहाँ तक पहुंचेगी, इस सेल तक जब ये सेल पहुंचती है तो क्या होता है, ये सेल बोल देती भाई बस हो गया, ये जो लाइन पूरी करनी थी ये हो गई है, अब तुम्हें सेल डिवीजन करना नहीं है। तो ये सेल अब डिवीजन करना रोक भी देती है।
इसका मतलब क्या हुआ कि सेल आपस में जैसे ही कांटेक्ट में आती है वैसे ही एक दूसरे सेल के सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देती है, रोक देती है कि अब जरूरत नहीं है। ये होता है कंट्रोल मैनर। अब कैंसर सेल में सेल बोल रही है, बार बार बोल रही है कि अब सेल डिवीजन की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद सेल डिवीजन हो रहा है। तो देखो नीचे भी सेल डिवीजन हो रहा है, ऊपर भी सेल डिवीजन हो रहा है, और इससे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा उभार बाहर निकल जाता है, इनवेजिवनेस ऐसे बाहर निकल जाता है। और ये जो इनवेजिवनेस की प्रॉपर्टी है ये हमारे कंट्रोल वे में एब्सेंट होती है, लेकिन कैंसर सेल में इनवेजिवनेस प्रेजेंट होता है। ये जो पार्ट बाहर निकल गया या फिर ये जो 10 के नीचे वाली सेल को थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में, फिजियोलॉजिकल कंडीशन इसकी डिस्टर्ब कर रहा है। इसके बाद में हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है बेटा, वो एक फिक्स एज तक या फिर एक फिक्स जनरेशन तक वो मर जाती है, इसलिए हमारी सेल्स में मोर्टालिटी प्रेजेंट होती है। लेकिन कैंसर सेल में मोर्टालिटी प्रेजेंट नहीं होती, वो इमोर्टल होती है। फिर आज यहाँ पे एक नाम लिखा हो टीलोमियर सीक्वेंस। हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए है, जो उसकी हाईली कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ये क्रोमोसोम का जो फोटो दे रखा है, इसका ये जो एंड वाला पार्ट इसे अपन टीलोमियर बोलते हैं। इस टीलोमियर पे डीएनए की कुछ स्पेशल टाइप की सीक्वेंस लिखी होती है, और उस बेटा स्पेशल टाइप की सीक्वेंस को हम टीलोमियर सीक्वेंस बोलते हैं। और वो टीलोमियर सीक्वेंस करती क्या है, इस सेल में जब भी डिवीजन होगा तो टीलोमियर की सीक्वेंस धीरे धीरे डिलीट होती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अब टीलोमियर की सीक्वेंस ही नहीं है, तो अब सेल को डिवीजन करने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, डिवीजन करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो एक सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी। एक सेल कब मर जाती है, जब एक सेल 50 जनरेशन तक, 50 जनरेशन तक डिवीजन करती है, और उसके बाद में वो मतलब प्रोग्राम करती रहती है मरने का। इसे अपन बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। इसे अपन क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस, इसका नाम अपन बोलते रहते हैं। चलो, ये हो गई यहाँ पे एपोप्टोसिस प्रोसेस। यहां पे जो टीलोमियर की सीक्वेंस है बेटा, वो टीलोमियर की सीक्वेंस की एंजाइम की एक्टिविटी और बढ़ जाती है। इसकी एंजाइम की एक्टिविटी डिलीट होने के बजाय एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, सेल का जो डिवीजन है वो इनफाइनाइट हो जाता है। सेल का नंबर इतना हो जाता है कि हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में जैसे ही डिवीजन शुरू होता है तो ये यहाँ से क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन जैसे बेटा होता है तो मतलब यहाँ पे पहले जैसी सेल नहीं रही, पहले जैसी सेल नहीं रही, मतलब क्या है, इसमें ये जो डीएनए सिग्नल भेजता है कि भाई अब एक दिन सेल को आगे जाके मरना है, तो धीरे धीरे ये यहाँ से अपोप्टिक कंडीशन बाहर निकालेगी, और ये थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट्स बाहर निकालेगी। ये फ्रेगमेंट जो बाहर निकालेगी वो फ्रेगमेंट ज़्यादा किसी काम की नहीं होती हमारी बॉडी में, इसलिए हमारी फेगोसाइटोसिस वाली सेल, अननोन पार्ट उसे समझ के उसे फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से उसे खा जाती है, मार देती है। इसका मतलब एक नॉर्मल सेल की डेथ हो जाती है हमारी बॉडी में। इस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। टीलोमेयर की सीक्वेंस को ये हमारी मैक्रोफेजेस सेल आइडेंटिफाई कर लेती है, पता कर लेती है। चलो, सेलुलर फ्रेगमेंट को ये एपोप्टोसिस प्रोसेस से खा जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पे एक छोटी सी बात और करते हैं कि जैसे हमारी सेल को सिग्नलिंग मिलती है, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो हमारी बॉडी में है, वो हमारी सेल को सिग्नलिंग देता है कि सेल का जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है उसका इंडेक्स डिस्टर्ब हो गया है और अब आपको सेल डिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन हमारी बॉडी में बेटा एक डीएनए में जीन का सीक्वेंस होता है, उस जीन के सीक्वेंस का नाम है प्रोटो-ओंकोजीन सीक्वेंस, और एक जीन का सीक्वेंस होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। वो दोनों ही जीन हमारी सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, और उस कंट्रोल में देखो ध्यान से क्या क्या चीजें होती है। प्रोटो-ओंकोजीन का मतलब क्या, ओंकोजीन का मतलब होता है कैंसर करने वाला जीन। कैंसर करने वाले जीन को अगर प्रिमिटिव टाइप का जीन देखा जाए तो वो सेल डिवीजन करने वाला जीन है। मतलब सेल डिवीजन करने वाले जीन को कंट्रोल मैनर में हमारी बॉडी में प्रेजेंस किया जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, प्रोटो-ओंकोजीन की वजह से ग्रोथ रेगुलेशन फैक्टर रिलीज करता है, जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ का रेगुलेशन प्रॉपर मैनर में कर पाती है। दूसरी बार सेल में सिग्नलिंग फैक्टर कि सेल को अब आगे चल के करना क्या है, वो प्रोटो-ओंकोजीन बताता है। उसके बाद में कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कि हमारी बॉडी में कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है, हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते तब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है बेटा, हमारी बॉडी में प्रोटो-ओंकोजीन। उसके बाद में हमारी बॉडी में ऐसा ही एक जीन और होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन कैसे हमारी बॉडी में सेल की ग्रोथ को सप्रेस करता है या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ को सप्रेस करता है। आपने 11th क्लास में एक सेल साइकिल पढ़ा होगा, ऐसे सेल साइकिल पढ़ा होगा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, ऐसे 4 फेजेज होती है।
यहाँ पे जब G1 फेज से बेटा सेल इस S फेज में जारी होती है तो इस पॉइंट पे एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज नाम की प्रोटीन होती है, वो यहाँ पे चेक पॉइंट होता है। ये चेक पॉइंट पे चेक कर लेती है कि क्या सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी थी G1 फेज में क्या वो हो गई है। अगर वो हो गई है तो आप S फेज में जाके डीएनए सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए सिंथेटिक फेज में जाने के बाद में सेल को डिवीजन करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, चेक पॉइंट आ जाता है, और इस चेक पॉइंट पे अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन ने सप्रेस कर दिया तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, सेल साइकिल के चेक पॉइंट पे ये डिसाइड हो जाता है कि सेल को डिवीजन करना है कि नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे अब अगर सेल ने चेक कर लिया तो सेल डिवीजन करेगी, और ऐसे करते करते सेल किस फेज में चली जाएगी, एपोप्टोसिस फेज में चली जाएगी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल सेल और कैंसर सेल को बता रखा है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस और ये सेल पूरी तरीके से वेल अरेंज फॉर्म में है, कैंसर सेल देखो कितने डिस्टर्ब फेज में है। उसके बाद में यहाँ पे फाइन क्रोमेटिन होता है, यहाँ पे कोरेस क्रोमेटिन होता है, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है, यहाँ पे बेटा सिंगल न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बन जाती है, क्योंकि बहुत सारी सेल बनती है। इसमें लार्ज साइटोप्लाज्म है, उसमें स्मॉल साइटोप्लाज्म है, इसीलिए वहाँ की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है और कैंसरस सेल बन जाती है। अगर इन बेटा प्रोटो ऑन्कोजीन में और या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर किसी भी फैक्टर से, किसी भी केमिकल फैक्टर से, बायोलॉजिकल फैक्टर से अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इस जीन में कुछ पार्ट का एडिशन या फिर कुछ पार्ट का डिलीशन होगा, और उस वजह से क्या होगा, म्यूटेशन, ये जीन म्यूटेट कर जाएगा, और म्यूटेशन की प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है, ये वाला जो फेज है, ये वाला फेज ये खो देगी सेल, और ये जीन क्या बन जाएगा, प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बन जाएगा, और ऑन्कोजीन हमारी बॉडी में कैंसर कोज करता है। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर इंड्यूसर जीन बन जाएगा, इसलिए ये म्यूटेशन की प्रोसेस से हमारी बॉडी में क्या जनरेट करेगा बेटा, ये कैंसर जनरेट करेगा। और इस कैंसर की वजह से इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों की पेनफुल डेथ होती है। और आगे चलते हैं हम, अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा कोज ऑफ कैंसर। कोज ऑफ कैंसर की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास में केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम जब बेटा यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास में इन सभी फैक्टर के को जानने के बाद में भी हमारे पास में ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे जिनके बारे में हमें आइडिया भी नहीं है कि इनकी वजह से कैंसर होता है। लेकिन हाँ, कैंसर होने के इतने ज़्यादा फैक्टर हमें पता नहीं है जिनकी वजह से कैंसर होता है। जैसे आपने ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन सुनी होगी कि आपके आसपास में कोई पर्सन रहता था, और वो पर्सन बेचारा जीवन भर उसने कोई ड्रग कंज्यूम नहीं की, कोई उसने सिगरेट नहीं पिया, कोई उसने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, कभी कोई उसने गुटखा भी नहीं खाया, और उस केस में भी वो पर्सन की कैंसर से डेथ हो गई। ऐसा एग्जाम्पल आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। और एक ऐसे पर्सन का एग्जाम्पल भी सुना होगा कि वो जिंदगी भर सब कुछ करता रहा, फिर भी उसकी कैंसर से डेथ नहीं हुई, किसी और बीमारी से डेथ हो गई। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमें फैक्टर पता है उन्हीं से कैंसर नहीं होता, जो हमें नहीं पता है उनसे भी कैंसर होता है। हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेनली कैंसर का जो कोजिंग फैक्टर मानते हैं वो अननोन होता है, उसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा भी कौन कौन से होते हैं। अब देखो, बायोलॉजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर और यहाँ पे फिजियोलॉजिकल या फिर फिजिकल कार्सिनोजन एजेंट जो होते हैं उनकी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सेम टाइप का खाना खाते हैं, अगर आप डेली रोटी सब्जी, सेम टाइप की डेली रोटी सब्जी खाते हैं, उसकी वजह से भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इरिटेट हो सकता है। सेम टाइप के केमिकल इरिटेशन से आपकी बॉडी में बेटा क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में कैंसर हो सकता है। आपकी बॉडी को कैंसर से बचाने के लिए फूड हैबिटेट को कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा। पुराने टाइम में लोगों में कैंसर कम क्यों होता था, क्योंकि फूड हैबिटेट वो सीजन वाइज बदलते रहते थे। हमने धीरे धीरे एक तरीके का फूड हैबिटेट अपना लिया, जिसकी वजह से आज की जनरेशन में कैंसर के केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, सेम टाइप का खाना खाने से, सेम टाइप का केमिकल यूज करने से, सेम टाइप का टूथपेस्ट यूज करने से, सेम टाइप की क्रीम यूज करने से और सेम टाइप की बहुत सारी चीज़ें करने से हमें कैंसर हो सकता है। आपको थोड़ी मजाक लग रही होगी, लेकिन सच बात यह है कि कैंसर के अननोन फैक्टर में ये सारे फैक्टर है कि सेम टाइप का केमिकल यूज करने से, सेम टाइप का कुछ भी ड्रग्स इनटेक करने से, कुछ भी मेडिसिन, अगर आप पैरासीटामोल बहुत सारा खाते हैं, बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, तो आपका बॉडी जो है वो पैरासीटामोल को लेके क्या हो जाएगी, इरिटेट होगी, और उससे क्या हो जाएगा, कैंसर हो सकता है। इसलिए मेडिसिन को डॉक्टर बार बार बदलता भी रहता है। सेम टाइप की मेडिसिन डॉक्टर कभी भी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि कैंसर हो सकता है। आगे चलते हैं।
प्रोटो ऑन्कोजीन बेटा हर एक बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है, पिछले स्लाइड में मैंने बताया भी था, लेकिन वो प्रोटो ऑन्कोजीन इन सभी फैक्टर्स की वजह से किस में बदल जाता है, ऑन्कोजीन में बदलता है। और ऑन्कोजीन क्या होता है, वो कार्सिनोजन एजेंट होता है, और कार्सिनोजन एजेंट जनरेट करने की वजह से हमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। जैसे ये सेल को बायोलॉजिकल फैक्टर ने, केमिकल कार्सिनोजन ने और फिजिकल कार्सिनोजन ने नॉर्मल सेल को क्या किया, कार्सिनोजन प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजन जीन में बना दिया और क्या बन गई, कैंसर सेल बन गई। तो ऑन्कोजीन ट्रांसफॉर्म हो गया प्रोटो ऑन्कोजीन से। अब बेटा हुआ क्या, देखो यहाँ पे देखोगे तो ये एक सेल थी, ये देखो ये सेल की लाइनिंग है, इस सेल की लाइनिंग में यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन शुरू हुआ तो इसकी जो ये आउटर मोस्ट जो लेयर थी, इस सेल के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी सेल का नंबर बन गया, और इस सेल को हम यहाँ पे नियोप्लास्टिक सेल बोलते हैं, क्योंकि नई टाइप की एक सेल बन गई है और इसके बाहर एक कैप्सुलेटेड लेयर आ गई है, और ये कैप्सुलेटेड लेयर के अंदर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सेल आगे चल के दूसरी सेल को, मतलब यहाँ की सेल को छोड़ के, यहाँ वाली जगह को छोड़ के दूसरी जगह की सेल को इरिटेट ज़्यादा नहीं करती है, और ये कैप्सुलेटेड रहती है। इसलिए इस टाइप की कैंसर को हम बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, बेनाइन कैंसर बोलते हैं। ये नियोप्लाज्म बना, नया तरीके का प्लाज्मा बन गया है जो एक जगह एक्यूमुलेट होकर रह गया है, जो दूसरी सेल को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन बेटा यहां से देखो, ये जो पार्ट है ये यहां से रिलीज करेगा क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। एंजियोलॉजी का मतलब होता है हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का स्टडी करना, ब्लड का स्टडी करना एंजियोलॉजी होता है। तो एंजियोजेनेसिस फैक्टर जब ये बेटा जनरेट करता है तो क्या क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का नंबर बढ़ता है, ताकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का देखो नंबर कितना बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो, फूड का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो, क्योंकि सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है। तो सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है तो न्यूट्रिशन भी ज्यादा चाहिए। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टुवर्ड कैंसर सेल, ताकि ज्यादा ब्लड वेसल्स बन जाएगी तो ज्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई हो पाएगी, जिसकी वजह से कैंसर सेल ज्यादा स्टिमुलेट होगी। बेटा फाइनली होता क्या है, बेनाइन ट्यूमर जो होता है उसके केस में क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर के केस में स्लो ग्रोथ होती है, क्योंकि इतने ज्यादा ब्लड वेसल्स नहीं बन पाते हैं, पेन लेस कंडीशन होती है, ज्यादा पेन नहीं होता इसमें। इसके बाद में लोकेलाइज्ड होती है, मतलब एक लोकेशन फिक्स होती है इसकी, ये लोकेलाइज्ड कंडीशन है, डीलोकेलाइज्ड कंडीशन नहीं होती है। और इसमें मेटास्टेटिक्स एब्सेंट होती है, मतलब ये फैलती नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह फैलती नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू या किसी भी तरीके से ये कैंसर फैलती नहीं है। इसे हम बोलते हैं अच्छी टाइप की कैंसर। चलो, लेकिन कैंसर तो कोई भी हो अच्छी टाइप की तो नहीं होती। दूसरी कैंसर, ये वाला कैप्सुलेटेड जो पार्ट था बेटा, ये रप्चर हो गया यहाँ से। ये जब यहाँ से रप्चर होता है तो कैंसर सेल जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी एब्सेंट हो गई थी, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा एंटर जब कर जाता है तो वो मेलिग्नेंसी दिखाता है। और मेलिग्नेंसी कंडीशन में देखो क्या होता है, मेलिग्नेंट कैंसर जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है तो जो भी सेल जहां पे भी जाती है वहां पे भी अनकंट्रोल सेल डिवीजन करेगी, सभी सेल को इरिटेट करेगी। तो यहां पे बोला है कि प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग, मेटास्टेसिस, फास्ट ग्रोथ होती है, पेनफुल होती है, डीलोकलाइज कंडीशन होती है, स्प्रेडिंग लाइक बेनियन ट्री रूट्स। बेनियन ट्री की रूट्स आपने देखी होगी, इतनी जड़ें फैला देता है वो जमीन में कि पूछो मत आप। इस केस में पूरी बॉडी की सेल को ये एक तरीके से ट्रैप कर लेता है और एक तरीके से इंसान की बहुत ज्यादा पेन के साथ में डेथ होती है। ये पेनफुल कंडीशन को कम करने के लिए हमारे पास में थोड़े इलाज भी प्रेजेंट है, लेकिन पूरी तरीके से हमारी कंट्री में कैंसर का इलाज अभी नहीं है। थोड़ी दुख की बात है, आप लोग अगर आगे चल के डॉक्टर बन जाओ और समाज को कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुविधाएं दो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज तो बेटा ये अभी तक हमारे पास में कैंसर का इलाज है नहीं। अब यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, एक है नेक्रोसिस और एक है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस के बारे में हम ये एपोप्टोसिस वाली प्रोसेस जैसी होती है कि एक सेल शुरुआत में प्रोग्राम करती है, धीरे धीरे यहाँ पे टेलोमियर सीक्वेंस गायब होती है, न्यूक्लियर सेल का यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है और उसके बाद में हमारी मैक्रोफेजेज सेल उसको खा जाती है। ऐसी कंडीशन कुछ यहाँ पे बनती है कि हमारी बॉडी में कई बार सेल पैथोलॉजिकल कंडीशन में आ जाती है, जिससे सेल का एनलार्जमेंट होता है और इसमें लॉस ऑफ ये वाली जब सेल का एनलार्जमेंट होता है तो यहाँ पे मेम्ब्रेन सेल जो है वो थोड़ी सी टूट जाती है, डिस्टर्ब होती है, जिससे क्या होता है हमारी सेल का जो अंदर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बाहर रिलीज होने लगता है, तो हमारी मैक्रोफेजेज सेल आके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे खा देती है। मतलब कुल मिला के दोनों कंडीशन में सेल मरती है, एक को हम नेक्रोसिस बोलते हैं, एक को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। ये प्रोग्राम सेल डेथ है, ये जबरदस्ती का सेल डिवीजन है जिसमें भी सेल आगे चल के मर जाती है। ये नॉर्मल सेल यहाँ पे और ये नॉर्मल सेल में थोड़ा सा यहाँ पे सेल डिवीजन ज्यादा बढ़ा, बेनाइन ट्यूमर बना, ये ट्यूमर यहाँ से रप्चर हो गया, फट गया, पूरी बॉडी फैल गया, मेलिग्नेंट ट्यूमर बन गया। क्या बात आपको समझ में आई? अगर बात समझ में आई
तो आगे की स्लाइड भी आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। और इसमें मैंने आपको बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर ध्यान से अगर आप देख सकते हैं तो इनको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है। तो बेनाइन ट्यूमर में और मेलिग्नेंट ट्यूमर में बेटा आप आराम से पता कर सकते हैं कि किस फेज में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर में स्लो ग्रोथ होती है, यहाँ पे फास्ट ग्रोथ होती है। यहाँ पे कैप्सुलेटेड लेयर होती है, यहाँ पे कैप्सुलेटेड लेयर रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। फिर यहाँ पे इन्वेजिवनेस, नॉन इन्वेजिवनेस होता है, यहाँ पे इन्वेजिवनेस या फिर इनफिल्ट्रेटेड बाहर निकल जाता है, पूरी बॉडी फैल जाता है। मेटास्टेसिस यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है। यहाँ पे शेप कैसी होती है, स्मूथ होती है, ओवल शेप होती है, लोब्यूल्ड होती है, रेगुलर होती है। लेकिन यहाँ पे नोड्यूल होती है, सैटेलाइट मतलब इरेगुलर फेज में पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है। पेनफुल कंडीशन यहाँ पे होती है, यहाँ पे पेनलेस कंडीशन होती है, क्योंकि पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैलती है ना, एकदम से पेन जनरेट करती है, फिर से पर्सन की डेथ हो जाती है। पेनफुल कंडीशन यहाँ पे पेनलेस कंडीशन। इसमें स्किन डिम्पलिंग होती है, यहाँ पे स्किन की डिम्पलिंग होती है, मतलब स्किन थोड़ी सी टूटने लग जाती है। निपल यहाँ पे नो निपल रिफ्रैक्शन, ये रिट्रैक्शन प्रेजेंट। और यहाँ पे देखोगे तो प्रोग्नोसिस यहाँ पे गुड होता है, यहाँ पे बैड होता है। यहाँ पे बेटा यहाँ पे याद रखेंगे डैमेज टू ह्यूमन बॉडी, ये रिलेटिवली स्मॉल डैमेज करती है, ये बड़ा डैमेज करती है। इसके केस में इंसान की डेथ भी हो सकती है। हाँ, आगे चल के बेटा हम देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट वाली स्लाइड जब देखेंगे तो हमें यहाँ पे कैंसर कोजिंग फैक्टर्स के बारे में, जैसे फिजिकल फैक्टर के बारे में, रेडिएशन की बात करेंगे। तो रेडिएशन में आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे आएगा और गामा रेज आएगा। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन आएगा, यूवी रेज आएगा और डीएनए डैमेज करने वाली रेज आएगी। जिसमें कंटिन्यूअस इरिटेशन से, नट च्यूइंग से, हम कंटिन्यूअसली अगर चिंगम भी चबा रहे हैं उस केस में भी हमें कैंसर हो सकता है। एबनॉर्मल टीथ बनने की वजह से हमें बक्कल कैविटी में कैंसर हो सकता है। केमिकल फैक्टर में यहाँ पे बेटा क्या है, सूट से लंग कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है। कोल्टार से 3,4 बेंजोपायरिन रिंग से लंग कैंसर होता है। कैडमियम से हमें प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है। अल्फा टॉक्सिन से हमें लीवर का कैंसर होता है। एस्परजिलस नाइगर से हमें लीवर का कैंसर होता है, लंग का कैंसर होता है। फिर यहाँ पे डाइथाइल स्टील बेस्टोल डैश से हमें वेजाइनल कैंसर होता है। डोसीमीटर इसका मेजर करने का क्या है, डोज है। उसके बाद में बायोटिक फैक्टर में एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर करता है। एपस्टीन बार जो है वायरस बर्किटो लिम्फोमा। और इसके बाद में एचबीवी है, ह्यूमन बेकुलो वायरस, जिसकी वजह से भी कैंसर होता है। ये हमारे पास में फिजिकल फैक्टर है। उसके बाद में यहाँ पे बेटा हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कैंसर कौन कौन सी होती है। कार्सिनोमा क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। उसके बाद में 80% ऑफ टोटल कैंसर, टोटल परसेंट का 80% कैंसर कार्सिनोमा होता है, जिसमें स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होता है। सार्कोमा क्या होता है बेटा, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन का। जो भी से हमारी बॉडी में ऑर्गन होता है उनके अंदर कैंसर कौन सा होता है, सार्कोमा, जैसे बोन कैंसर। उसके बाद में ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है, डब्ल्यूबीसी सेल का नंबर एकदम से बढ़ जाता है, जिसे अपन ब्लड कैंसर बोलते हैं। मेलानोमा क्या बोलते हैं बेटा, उसे मेलानोसाइट सेल का कैंसर बोलते हैं। एडिनोमा मतलब जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स है उन सब का कैंसर को हम एडिनोमा बोलते हैं। ग्लियोमा मतलब नर्वस टिश्यू में जो भी सेल में डिवीजन होने लग गया वहाँ पे ग्लियोमा होता है। लाइपोमा में बेटा यहाँ पे क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू का कैंसर होता है। और लिपोमा में यहाँ पे एडिपोज टिश्यू का कैंसर होता है, जिससे फैटी ट्यूमर बन जाता है, मतलब फैट का डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो जाता है। यूजुअली ये हार्मलेस होता है, कौन सा, ये लाइपोमा। और उसके बाद में बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में डिटेक्शन मतलब डायग्नोसिस क्या क्या है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस से हम क्या क्या करते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं, जिसमें हम 2D व्यू देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी जहाँ पे भी कैंसर हुआ उसका 2D व्यू हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे ओनली हार्ड पार्ट ट्यूमर का ही यहाँ पे हम फोटो खींच पाते हैं। किसके केस में, इसमें डिटेक्शन डायग्नोसिस के केस में, जब हम एक्सरे से हम किसी सेल पार्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हार्ड पार्ट का ही यहाँ पे एक्सरे करते हैं। सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। इसमें 3D व्यू आता है, सॉफ्ट पार्ट जो भी होते हैं उनकी इमेज बना देता है। इसमें भी एक्सरे का यूज किया जाता है। एक्सरे का यूज करने से भी कैंसर बार बार अगर हम जिंदगी में एक्सरे ज्यादा करवाते तो हमारी बॉडी में एक्सरे की वजह से भी कैंसर हो सकता है। चलो, एमआरआई से मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेजिंग से यहाँ पे यूज हाई मैग्नेटिक फील्ड, और हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 3D इमेज बनता है।
और उससे हमारे सॉफ्ट टिश्यू जितने भी होते हैं उनकी इमेज एक्सट्रैक्ट की जाती है, कलेक्ट की जाती है। ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, सिटी स्कैन से थोड़ा कम हार्मफुल है। उसके बाद में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी कैसे करते हैं, जैसे मान लेता हूँ किसी पार्ट में हमें ये पता लगा, या फिर एज ए डॉक्टर हम जब भी एग्जामिनेशन करते हैं तो पता लगता है कि इस वाले पार्ट में कैंसर हो सकता है। किस टाइप का कैंसर है, बेनाइन कैंसर है कि मेटास्टेसिस वाला कैंसर है, तो उस वाले पार्ट का हम सैंपल कहीं ऐसे सेंटर में वहाँ पे सेंड करते हैं जहाँ पे एग्जामिन होता है कि कौन से टाइप की कैंसर है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वहाँ पे फाइन निडल डालते हैं और इसे अपन फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, जिससे में हम साइटोप्लाज्म को एक्सट्रैक्ट करके उसकी सेल के बारे में पता कर लेते हैं कि किस तरीके से सेल डिवीजन करने जा रही है। एक्ससीजनल बायोप्सी से अपन बोलते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी से भी हम ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ कैंसर यूज बायोटिक फैक्टर, जैसे कि सेल डिवीजन कर रही है तो उसके साथ में हम बायोटिक फैक्टर का यूज करके भी पता कर सकते हैं कि सेल जो है वो किस तरीके की कंडीशन में जा रही है, तो कौन से टाइप का कैंसर हमारे पास में होने वाला है। इसके बाद में बेटा यहाँ पे देखोगे तो ट्रीटमेंट क्या है। सर्जरी से हम जैसे ही मान लेता हूँ ट्यूमर बाहर निकला तो सर्जरी से हम कट करके उसका इलाज कर देते, जिसे अपन क्या बोलते हैं कि सर्जरी से हमने कट आउट कर दिया। कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी मोस्टली हमारे इंडिया में कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है। यूज मेडिसिन विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन नाम की मेडिसिन होती है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे कीमोथेरेपी कर सकते हैं और कैंसर का एक कुछ हद तक इलाज कर सकते हैं। ऑप्टेन टर्म में यहाँ पे कैथरेंथस रोजेस, ये जो है इसको ऑप्टेन किया जाता है। कैथरेंथस रोजेस से सीवीड है, जिसे अपन विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। रेडियोथेरेपी में हम कैंसर सेल मोर सेंसिटिव फॉर रेडिएशन, अगर रेडियोथेरेपी करते हैं तो क्योंकि कैंसर सेल रेडिएशन से ज़्यादा सेंसिटिव होती है इसलिए जल्दी मर जाती है, लेकिन उसी रेडिएशन की वजह से सराउंडिंग की सेल भी कैंसर सेल बन जाती है। इसलिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन एक पर्सन जो 5 साल बाद में मरने वाला है उसकी पेनफुल डेथ ना हो, इसलिए जब तक वो जिंदा रहे उसको ज़्यादा पेन ना हो, इसलिए हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करते हैं। उसके बाद में थायराइड कैंसर आयोडीन का ज़्यादा यूज करने से, मतलब आयोडीन 131 का यूज करके हम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में इन वेरियस टाइप ऑफ कैंसर यहाँ पे ये है कार्बन मोनोऑक्साइड यूज विद रेडियोथेरेपी। उसके बाद में यहाँ पे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर यूज, जिसमें अल्फा इंटरफेरोन का यूज किया जाता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि जिसको भी कोरोना हुआ है वो पर्सन प्लीज अपना प्लाज्मा डोनेट करके आए, ताकि जिसको भी कोरोना का इन्फेक्शन फैला है उसमें क्या होता है कि वायरस से इन्फेक्टेड जो भी सेल होती है वो दूसरी हेल्दी सेल को एक इंटरफेरोन केमिकल होता है उसकी हेल्प से दूसरे सेल को बता देती है कि हमारी बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन आया, जिससे वो जो हेल्दी सेल है वो एंटीवायरल प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है, जिसे अपन बोलते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफाइड टेक्निक, जिसमें हम अल्फा इंटरफेरोन का यूज करते हैं। ऐसे 3 टाइप के इंटरफेरोन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा इंटरफेरोन। अब यहाँ पे बात किया गया कि इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन से टाइप के कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं। वर्ल्ड में मेल के केस में लंग कैंसर ज्यादा होते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो मेल के केस में लंग कैंसर ज़्यादा होते हैं। फीमेल के केस में ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होते हैं, और ये यहाँ पे हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादा होते हैं। इंडिया की बात करें तो मेल के केस में माउथ या फिर थ्रोट का कैंसर ज़्यादा होता है। माउथ या थ्रोट का कैंसर क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे जुबा केसरी खाते हैं या फिर सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है थ्रोट कैंसर होता है। और फीमेल के केस में बेटा क्या होता है सर्वाइकल कैंसर इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। पेप स्मीयर जिसे अपन यहाँ पे नाम देते हैं कि सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है इंडिया में। और यहाँ तक आपका कैंसर वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।